बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग साइटोसोल की बॉटनी सी में कंपोजिशन जो है वो पढ़ रहे थे। पहले दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे जिसमें एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के पाए जाते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने लगे हैं कि साइटोसोल में किस किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। साइटोसोल जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं या उनमें से जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से जो हैं वो पाए जाते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तकरीबन साइटोसोल में 12 to 14% जो टोटल ड्राई वेट होता है साइटोसोल का वो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। ठीक है, 100% अगर टोटल ड्राई वेट लें तो उसमें 12 to 14% जो है ड्राई वेट का वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही बन रहे होते हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस उसी में चल रहा होता है। ठीक है, हाँ जी, जितने टाइप के भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो इसमें साइटोसोल में ही होते हैं। दीज इंक्लूड राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। इसके अलावा छोटे वाले भी, ठीक है, 3 कार्बन वाले G3B, इस टाइप के जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट, ये सारे भी इसी में बन रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। Starch is reserved food material. Cellulose is found in cytosol. It is used for synthesizing cell wall. लिपिड्स जो हैं वो भी ड्राई वेट का साइटोसोल का टोटल 12 to 14% होते हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैट, फैटी एसिड, स्टीरॉयड, वैक्सेस और फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी का सेल में लिपिड्स जो हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूटर होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स का, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। स्टीराइडल हार्मोन होते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में, ऑयल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लिपिड स्टोरेज मटेरियल के तौर पे भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्रोटीन जो है वो ड्राई वेट का टोटल 40 to 60% प्रेजेंट होती हैं साइटोसोल के। प्रोटीन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और एंजाइम साइटोसोल में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। कैटालाइजेस डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम साइटोसोल में मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं उनको चलाने के लिए मुख्तलिफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सॉल्युबल प्रोटीन form colloidal solutions in cytosol. It gives colloidal nature of the cytosol. Proteins are also used in formation of membranes of the cell. Nucleic acids जो हैं most of transfer RNA and messenger RNA are found in cytosol. They play important role in the synthesis of protein. ATP, ADP, AMP are also found in cytosol. तो ये भी न्यूक्लिक एसिड्स में आ जाते हैं। ये एनर्जी ट्रांसफरिंग कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एनर्जी जो है ATP तो एनर्जी की मतलब एनर्जी जो है वो ATP की फॉर्म में मोस्टली यूज़ हो रही होती है, तो ATP बहुत सारे साइटोसोल में काफ़ी सारी होती है। एंजाइम्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर आल्सो फाउंड इन साइटोसोल। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर आल्सो फाउंड इन साइटोसोल। यानी ये एक एग्जांपल है, अगर ग्लाइकोलिसिस का जैसे कि रिएक्शन चल रहा है साइटोसोल में तो उसके एंजाइम होंगे। इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबके एंजाइम जो हैं वो मौजूद होंगे साइटोसोल में। उसके बाद कोएंजाइम्स, विटामिन्स, ये भी बहुत सारे जो हैं वो कोएंजाइम्स जो कि एंजाइम्स की हेल्प कर रहे होते हैं रिएक्शंस वगैरह चलाने में, ठीक है, ये भी होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह भी, ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन आर आल्सो फाउंड इन साइटोसोल। प्लांट्स में ये ऑक्सिन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये भी साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आ जाती है फिजिकल नेचर ऑफ साइटोसोल। केमिकल नेचर हमने पढ़ ली है साइटोसोल की, फिजिकल नेचर हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर में 2 फॉर्म्स में साइटोसोल मोस्टली एग्जिस्ट कर रहा होता है। ट्रू सोल्यूशन, जो छोटे छोटे स्टूडेंट आयंस होते हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वो ट्रू सोल्यूशन बना रहे होते हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व होके। इसके अलावा जो लार्ज मालिक्यूल्स और बड़े जैसे प्रोटीन्स हो गई हैं और बड़े साइज के जो मालिक्यूल्स हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो इसमें डिस्पर्शन फेज जो है वो किससे बन रही होती है, मैक्रो मालिक्यूल जैसा कि प्रोटीन्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे बना रहे होते हैं। साइटोसोल जो है वो कोलाइडल नेचर का होता है मोस्टली। इसमें कोलाइडल नेचर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, एडजॉर्प्शन, सरफेस टेंशन, ब्राउनियन मूवमेंट, इंडल इफेक्ट, इंटरसेलुलर मोशन या साइक्लोसिस, ये सारी प्लाज्म में ये सारी करेक्टर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोलाइडल नेचर का होता है। कोलाइडल सोल्यूशन एक्ट एज अ बफर, ये बफर के तौर पे भी काम करता है क्योंकि मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बफर के तौर पे काम करता है। पीएच जो है उस सेल की मेंटेन रख रहा होता है। कोलाइडल जो है साइटोसोल का जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो 2 फॉर्म्स में, सोल और जेल की फॉर्म में होता है। सोल जो है वो नॉन विस्कस है और जेल जो है वो विस्कस मटेरियल होता है।
फेज रिवर्सल भी पाया जाता है, यानी सोल जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल सोल में कन्वर्ट हो जाता है, ये करेक्टरिस्टिक भी है इसमें। साइटोप्लाज्म जो है इसकी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सोल और जेल का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्लाइडल नेचर की वजह से साइटोप्लाज्म पीएच को मेंटेन रख रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ साल्ट्स आर प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। तो इसे साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लिक मूवमेंट, ये सारी भी उसकी इसी नेचर, कोलाइडल नेचर की वजह से हो रही होती हैं। साइटोप्लाज्म प्लाज्मिक मूवमेंट्स आर साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म रिमेन इन कांस्टेंट स्ट्रीमिंग मोशन। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट स्टिल नहीं होता, वो उसमें कांस्टेंट स्ट्रीमिंग मोशन, जैसे कि हल्का हल्का बहाव की मोशन जो है, मूवमेंट्स जो है वो होती हैं। मूवमेंट्स आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। ये वाली मूवमेंट साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहलाती हैं, और ये इसकी कोलाइडल नेचर की वजह से हो रही होती हैं। कांस्टेंट मोशन में रहता है। आपने देखा है कि अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव करता है उससे उसके सोडोपोडिया निकल आते हैं, तो इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट भी करवा रहा होता है। तो ये उसकी फिजिकल नेचर होगी साइटोप्लाज्म के। अब कुछ फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के जो हम पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करता है। ये हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, चीज़ें बनने के बाद स्टोर हो रही होती हैं, वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट भी सेल में से रिलीज होने से पहले साइटोप्लाज्म में आ रहे होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, साइटोप्लाज्म बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहा होता है सेल के। इसमें ग्लाइकोलिसिस हो गया, इस और भी बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन वगैरह आ रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में बार बार क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को भी यूज़ करना है, तो आप भी इसको याद रख लें। अगर आपने रिएक्शन वगैरह साइटोप्लाज्म में एग्जाम्पल देने हैं, तो ये ग्लाइकोलिसिस एक मेन रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। डिफरेंट आरएनए लाइक ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आसो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन राइबोसोम करवा रहा होता है, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन भी हो रहा है। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, तो ये भी एक किस्म का साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन है कि वो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो बहुत सारी बियर करता है, और हर ऑर्गेनेली के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज को रहने की जगह ना दें, उनको बियर ना करें, तो जितने भी ऑर्गेनेलिज के फंक्शन होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म इस वजह से मुख्तलिफ, यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले राइबोसोम जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, गोल्जी बॉडीज सेल सेक्रेशन वगैरह में इन्वॉल्व हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो सेल ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस वगैरह करवा रहे होते हैं। तो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स भी साइटोप्लाज्म करवाता है, ठीक है। ये भी उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसा कि अमीबा वगैरह, उसमें साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से ही उसकी बॉडी की मूवमेंट होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मूवमेंट, सेल मूवमेंट्स, अमीबा वगैरह के जो सोडोपोडिया हैं वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से होते हैं, तो सेल को मूव भी करवाता है साइटोप्लाज्म कुछ ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली, ठीक है। सपोर्ट देता है सेल को साइटोप्लाज्म में। साइटोस्केलेटन जो है साइटोप्लाज्म का, वो सपोर्ट देता है सेल को भी और सेल के ऑर्गेनेलिस को भी सपोर्ट दे रहा होता है। साइटोप्लाज्म बफर के तौर पे एक्ट करता है बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। ये पीएच को मेंटेन करता है। बफर, इसकी बफर प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी ना हो तो रिएक्शंस का होना साइटोप्लाज्म में पॉसिबल ना हो, सेल के अंदर भी पॉसिबल ना हो। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का सेल डिवीजन और ग्रोथ में भी रोल होता है लाजमी तौर पे। जब माइटोसिस और म्योसिस वगैरह हो रही होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो बाकी सारा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। टर्जिडिटी ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, जब वो पानी से भर जाता है तो वो सेल को टर्जिड करके रखता है, तो सेल का जो साइज है वो मेंटेन रहता है। ये भी साइटोप्लाज्म के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस तरह से साइटोप्लाज्म के फंक्शंस और उसकी नेचर, इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर और फंक्शंस वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम कल वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।